Assalamu alaikum, my dear aspirants. As we will cover the two lectures of USA history. USA history का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रो करवाया था। सेकंड हम लोगों ने उसकी इंडिपेंडेंस का देखा था कि किस तरह से उन्होंने मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड ब्रिटिश के अंडर गुजारा। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थी कि उन्होंने अपना न्यू नेशन बनाने का सोचा। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम लोग इसका थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। ये होल मतलब हमारे पास ना यूएसए हिस्ट्री के हवाले से होल इसका सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद इसके नोट्स, और हम लोग इसकी तमाम डायमेंशंस को आज तक जितनी भी इससे रिलेटेड डायमेंशंस हो चुकी हैं इंशाल्लाह वो सारी कवर करेंगे इसी अपने सेशन में। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मतलब फ्रीली आप लोग इन क्वेरीज़ को एड्रेस करवा सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी करवा दूँगी कि किसके पीछे क्या रीज़न्स थी, कौन किस बेसिस के ऊपर मतलब ये एक्ट बनते रहे हैं, कौन सी चेंजेस आती रही हैं, या कौन सी डायमेंशंस जो भी आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अब देखें यूएसए हिस्ट्री का जो थर्ड लेक्चर है ना, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि यूएसए ने इंडिपेंडेंट कंट्री कब और क्यों हासिल की थी। अब देखें इंडिपेंडेंस जो है ना, आप लोग बताएंगे कि 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें जो है ना यूएसए की जो 13 इनिशियल कॉलोनीज थी ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ठीक है, 17th सेंचुरी में। डेट्स अगर आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, 1783 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को ये बताना है कि न्यू नेशन किस तरह एमर्ज होते हैं। ठीक है, वो ब्रिटिशर से किस तरह आज़ादी लेते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस थे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है ना वो आम नेटिव अमेरिकन के ऊपर इम्पोज करती थी हैवी टैक्सेस। ठीक है, जबकि वो उस ज़मीन से ही रॉ मटेरियल लेते थे, उन्हीं लोगों से ही काम करवाते थे, उन्हीं को स्लेव बना के उन्हीं से काम लेते थे, लेकिन उसके बरअक्स उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगते थे, डिफरेंट तरह के टैक्सेस इम्पोज किए हुए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टाम्प एक्ट आता है। ठीक है, डेट्स के साथ ही आप लोगों को बता दूंगी। स्टाम्प एक्ट आता है, टाउनशेंड एक्ट आता है, इसमें आप लोग बताएंगे कि शुगर एक्ट आता है, मोलासेस एक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद और भी डिफरेंट तरह के टैक्सेस थे जो ये इम्पोज करते थे। ठीक है, शुगर एक्ट। ठीक है, ये डेट्स के साथ आप लोगों ने याद करना है। ये मतलब पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं, जबकि ये 10 मार्क्स के मतलब कभी आप लोगों ने कंपैटिटिव एग्जाम्स के पेपर में देखा होगा कि यूएसए हिस्ट्री के सेशन यूएसए हिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, उसमें जो है ना ये 10 मार्क्स के भी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपने डीपली डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है कि न्यू नेशन किस तरह इमर्ज हुआ है। ठीक है, जो इसका सेकंड पॉइंट है ना इसी चैप्टर का, वो है कॉलोनियल सेटलमेंट्स कब और कैसे होती रही हैं। ठीक है, अब कॉलोनियल सेटलमेंट्स किस तरह होती रही हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉलोनियल सेटलमेंट्स का टाइम पीरियड कौन सा है। ये देखें, ये जो कॉलोनियल सेटलमेंट्स है ना, ठीक है, कॉलोनियल सेटलमेंट्स जो है ना वो 1600 से कब तक रहती हैं, 1763 तक रहती हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट जो कॉलोनी आबाद हुई थी, परमानेंट सेटलमेंट हुई थी, वो 1607 में हुई थी। किसको आबाद किया गया था, जेम्स टाउन को, वर्जीनिया में। ठीक है, उसके बाद जो था ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1620 में क्या होता है, मैसेचुसेट्स सेकेंड कॉलोनियल सेटलमेंट बनती है। उसके बाद सदर्न कॉलोनीज बनती हैं, मिडिल कॉलोनीज बनती हैं, उसके बाद क्या होता है कि लेटर कॉलोनीज बनती हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जेम्स टाउन में उन्होंने अपने कदम जमाए 1607 से
10 तक का जो टाइम पीरियड है ना, जेम्स टाउन में ये लोग सेटलमेंट करते रहे हैं, ठीक है। उसको फिर बढ़ाते बढ़ाते मैसाचुसेट्स तक ले आए हैं। मैसाचुसेट्स से फिर मिडिल कॉलोनीज़ बनती हैं, सदर्न कॉलोनीज़ बनती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इन्हीं के टाइम पीरियड से आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि नेटिव अमेरिकन्स के और वर्जीनिया के किस तरह से, आप लोग बताएंगे कि वर्जीनिया के जो लोग थे और नेटिव अमेरिकन्स थे ना, ठीक है, वर्जीनिया प्लस नेटिव अमेरिकन्स जो थे ना, ठीक है, उनके दरमियान में रवाबित किस तरह कायम किए गए, ठीक है। उसके पीछे रीजंस क्या क्या थी। जाहिर है, आप देखें, जो वर्जीनिया के लोग थे ना, ठीक है, वो कॉलोनियल सेटलमेंट्स करते थे, इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि ट्रेड के हवाले से इधर आते थे, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए आते थे। जाहिर है, हर इंसान के कोई ना कोई इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। उन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए हर इंसान कोशिश करता है और तगोदू करता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अपनी कॉलोनीज़ को रीऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड जो हमारा मेन पॉइंट है ना, वो है इसमें हमारी रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये कॉलोनीज़ को रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इन रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो कॉलोनीज़ को, कॉलोनियल सेटलमेंट्स को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये मतलब 13 कॉलोनीज़ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेंड किया अपनी ट्रेड को। जाहिर है, उन्हें फ़ायदा हो रहा था तो उन्होंने एक्सपेंड किया है। अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो वो इस तरह का कदम उठाते ही ना। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, रॉ मटेरियल भी यहीं से लेते थे, उनको यहाँ से स्लेव्स भी मिल जाते थे सस्ते दामों, उनका काम भी हो रहा था, उनको ज़मीन भी मिल रही थी, वो यहाँ पे हैवी टैक्सेस भी लगा रहे थे, ना ही उनको स्मगलिंग कोई चीज़ करने दे रहे थे, बल्कि उनके ऊपर उल्टा कोई ना कोई इस तरह का टैक्स इम्पोज कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों का जो मतलब मोराल था ना, वो बिल्कुल डाउन हो गया और वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए। इसी वजह से क्या हुआ कि न्यू नेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके पीछे क्या क्या बैकग्राउंड था, उसके पीछे उनके हैवी टैक्सेस थे, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे रीजंस क्या क्या थी। अच्छा, वन बाय वन हम लोग ये हैवी टैक्सेस को डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स की जो रिफॉर्म्स थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। वो सीड के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, या जो भी इंडस्ट्री के लिहाज से जो भी टैक्सेस इम्पोज करते थे, या जो भी फर्दर मतलब कोई भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते थे, वो अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए होती थी, ठीक है। मतलब टू गेन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को परसू करने के लिए वो लोग इस तरह की मतलब रिफॉर्म्स लाते थे। उनके पीछे उन लोगों का कोई वो नहीं होता था, ठीक है। उन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होती, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए जो थे ना, वो रिफॉर्म्स को लगाते थे और इम्प्लीमेंट भी करवाते थे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरह के टैक्सेस जो इन्होंने इम्पोज किए थे ना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, ठीक है। ये जो टैक्सेस उन्होंने लगाए थे ना, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। ये स्टाम्प एक्ट एक तो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। स्टाम्प एक्ट डेट्स के साथ आप लोगों ने याद रखना है, बैकग्राउंड भी याद रखना है। ये जो स्टाम्प एक्ट था ना, इसका मकसद ये था कि ये कब पास हुआ था कि 1765 में पास हुआ था। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी, पेपर गुड वर्क था, या कोई भी आइटम कॉलोनी से आता था ना, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगते थे। उनके ऊपर, उनके रिकॉर्ड के ऊपर, उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके प्रॉपर्टी के जो कागजात थे, पेपर्स थे, लाइसेंस थे, या प्रोफेशनल कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था ना, उसको स्टाम्प एक्ट के ज़रिए इन्होंने क्या कर दिया, मतलब उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। 1765 में ये आया था। डेट्स आप लोगों ने कीनली इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि शुगर एक्ट आता है, ठीक है। जो शुगर एक्ट है ना, उसका क्या मकसद था कि बाहर से आप लोग शुगर नहीं मंगवाएंगे। शुगर जो यहाँ पे काश्त हो रही है, भले ही हम लोग महंगे दामों बेच रहे हैं, आप लोग उसको लेने पर मजबूर हैं, ठीक है। ये कब हुआ? 1764 में। टाइमलाइन के थ्रू अगर याद करेंगे चीज़ों को तो बड़ी अच्छी से याद हो जाएंगी।
शुगर एक्ट को पहले लिखे 1764, स्टाम्प एक्ट को याद रखेंगे 65 में हुआ। उसके बाद आप लोग डेक्लरेटरी एक्ट को याद रखेंगे। डेक्लरेटरी जो एक्ट है ना, इसका जो मकसद है ना, ठीक है, ऊपर के जो दोनों हमारे पास एक्ट पास हुए थे ना, लोग उनसे तंग आ गए थे, ठीक है। लोगों के तंग आने की वजह से डेक्लरेटरी एक्ट गया, ठीक है। ये शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट की वजह से लोगों में जो हौसला था ना वो बिल्कुल टूट चुका था, इसीलिए उन्होंने डेक्लरेटरी एक्ट साइन किया, ठीक है। इसका मकसद भी समझा चुकी हूँ कि जो भी ऊपर के जितने भी टैक्सेस और एक्ट लग गए थे डेक्लरेटरी एक्ट में, उनको जो है ना वो ख़त्म किया गया, ठीक है। उसके बाद टाउनशेंड एक्ट आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेंट के ऊपर, पेपर के ऊपर, ग्लास के ऊपर, टी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए गए। क्वार्टरिंग एक्ट आता है 1765 में, जिसमें जो है ना ग्रेट ब्रिटेन, क्वार्टरिंग एक्ट का याद रखना है कि ये थोड़ा अहम भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वार्टरिंग एक्ट के ज़रिए जो है ना हर सोल्जर जो है ना वो यहाँ पे इस वास्ते काम करता था कि हर जो एक सोल्जर होगा ना वो किसी सिविलियन के घर में पनाह गुज़ीन होगा, ठीक है। वो किस लिए इस इधर पनाह गुज़ीन होगा, उसको मतलब जो भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना और उसके कपड़े और उसकी जो भी डिफेंस की ज़रूरियात है ना, वो उन्हें वो जिस भी घर में रह रहा होगा उसके घर के उसके जो भी डिफेंस के अखराजात होंगे ना वो उसी मतलब फैमिली के ज़िम्मे होंगे, ठीक है। इस क्वार्टरिंग एक्ट में ये था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉस्टन का मैसाकर किस तरह होता है। अच्छा, बॉस्टन का मैसाकर इस तरह होता है कि लोग जब इन एक्ट से तंग आ गए, ठीक है, जाहिर है लोग इतने हैवी टैक्सेस को पे नहीं कर सकते थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, ठीक है। अब गुर्बत की लकीर इतनी ज़्यादा थी, ना ही इंडस्ट्रीज़ थी, ना ही मशीनरी थी, ना ही इस तरह का कोई भी सेटअप था जिसके ज़रिए से वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते थे, बल्कि उन्होंने क्या किया कि मतलब स्मगलिंग शुरू कर दी, ठीक है। वो और इलाकों से क्या करने लगे, स्मगलिंग करने लगे, यही अशिया मंगवाने लगे, ठीक है, जो उन्हें सस्ते दाम में मिलती थी। अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ना, उसने जो भी बॉस्टन की बंदरगाह थी ना, उसने क्या कर दिया, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात कर दी, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी बिठाने का मकसद ये था कि इलीगल जो भी चीज़ें यहाँ इस बंदरगाह से मतलब इलीगली जो भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं या एक्सपोर्ट हो रही हैं ना, इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसी के ज़रिए, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात कर दी, ठीक है। वहाँ पे ना क्या होता है कि 1770 में मार्च की 5 होती है, वहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी के जो लोग कस्टम ड्यूटी के ऊपर होते हैं ना, ठीक है, वो एक ट्रक को देख के ना मतलब वो अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, आग जलाना शुरू कर देते हैं, और बॉस्टन के मकाम पर जो भी मतलब सामान आता है ना उसको क्या कर देते हैं, उसी बॉस्टन की बंदरगाह के ऊपर ना उन तमाम चीज़ों को ना उसी में ना वो उनके पैकेट खाली करके उन्हें फेंक देते हैं, ठीक है। फायरिंग भी करते हैं, जाहिर है इस फायरिंग से सिविलियन की जानें भी जाती हैं, ठीक है। इन्हीं सिविलियन की जानें तकरीबन मतलब कुछ ज़्यादा तो उस वक्त नुकसान नहीं हुआ था, तकरीबन किसी बुक में 13 उनकी तादाद है, कहीं कहीं 14 है या कहीं 15 है, इससे ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई थी। लेकिन इसको यूएसए की हिस्ट्री में किस नाम से याद किया जाता है, बॉस्टन मैसाकर के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। इसको इसी पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। डेट के साथ आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कब हुआ था, मार्च की 5 को, ठीक है, 1770 को ये वाक़या पेश आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो फॉर बोथ मतलब लोगों के लिए भी, मतलब नेटिव अमेरिकन्स के लिए भी, और जो ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त की पावर थी ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हुए थे, जाहिर है लोग उनसे मतलब इंडिपेंडेंस को मांग रहे थे, तो जाहिर है उनके लिए भी एक मसाइल खड़े हो गए, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आप लोग ये बता सकते हैं। तो अब ये वो टाइम पीरियड है 1783 का, जब न्यू नेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू नेशन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करते हैं, ठीक है, अपना ही कानून लाते हैं,
ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल आप लोग समझ सकते हैं कि एक बैठक बैठती है, ठीक है। उस बैठक में क्या फ़ैसला होगा, किस तरह का कानून बनाया जाएगा, किस तरह से 13 कॉलोनीज़ को आबाद किया जाएगा, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस क्या क्या होंगे, और वो मतलब गवर्नमेंट किस तरह बनाएंगे एज अ गवर्नमेंट जो होगी ना, ठीक है, उसमें किस तरह से लेजिस्लेशन होगी, जुडिशरी किस तरह काम करेगी, ठीक है, ये सारा कुछ इसी में होगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है ना, वो कब बैठती है, 1774 में बैठती है। 1774 में आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। 1775 का जो टाइम पीरियड है उसमें सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बैठती है, ठीक है। इन दोनों का मकसद, दोनों का क्या मकसद होता है, इन्होंने यूएसए की जो भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह साइन होगा, गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, गवर्नमेंट में जो भी मतलब 3 इदारे हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करेंगे, लेजिस्लेशन किस तरह बनाई जाएगी, चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम किस तरह से होगा, फेडरेशन बनाई जाएगी, आया वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, ये सारा कुछ इसी में डिस्कस किया गया। और 13 स्टेट एक दूसरे के साथ किस तरह रहेंगी, आया 13 स्टेट्स में से हर स्टेट की जो भी मतलब प्रायोरिटीज़ होंगी ना, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस करके दिया कि यूएसए की हिस्ट्री किस तरह से इमर्ज होती है, न्यू नेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह आता है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह साइन किया जाता है, रेवोल्यूशनरी वॉर कब लड़ी गई, कैसे लड़ी गई, उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे, वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई भी अगर आप लोगों को एम्बिग्विटी होती भी है या इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के माइंड में क्यूरीज हैं, उनको मोस्ट वेलकम, ठीक है, मैं उनको एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद आप लोगों को अगर इनके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग समझ मतलब लास्ट में आप लोग यही लिख दीजिएगा कि रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी गई, ठीक है, जिसमें 13 कॉलोनीज़ जो है ना वो जीत जाती हैं। 13 कॉलोनीज़ जब वो ये जंग जीत जाती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ जो है ना वो फिर अपनी फेडरेशन बना लेती हैं, ठीक है। फेडरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, ये होती है फेडरेशन, ठीक है, सेंट्रल पावर, ठीक है। इसके बहुत सारे फेडरेटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये भी फेडरेटिंग यूनिट्स है, ये भी फेडरेटिंग यूनिट है, ये भी फेडरेटिंग यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी एज ए यूनिट काम करता है। फेडरल जो होता है ना उसका एक सेंटर होता है और उसके डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इन फेडरेटिंग यूनिट्स में क्या होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी इसके डिसीजंस होंगे ना वो इन तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। यूएसए में भी सेम यही फेडरल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना वो जॉर्ज वाशिंगटन है, ठीक है। इन्होंने सेकंड मतलब 2 टर्म्स वहाँ पे सर्व किया है, उसके बहुत सारी रिफॉर्म्स भी हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ राइज होंगे। काइंडली अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर इसमें फर्दर आप लोगों को मज़ीद आप लोगों को इसमें एडिशन चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।